तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी एग्ज़ाम आने ही वाला है, बस आने ही वाला है। उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इन प्रश्नों को आपने हल कर लिया है तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा और साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम आगे आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन लाए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, ये सेट नंबर 3 है, उसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया था। इस पार्ट में हम आगे के 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे 50 नंबर 1 क्वेश्चन के साथ में। रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में कहा गया है? कहा गया है कि कांच पारदर्शी है, उसी प्रकार से लकड़ी, मतलब कांच का संबंध पारदर्शी से, तो लकड़ी का संबंध किससे है? अपारदर्शी। अपारदर्शी। कांच से आर पार देखा जा सकता है, लकड़ी से आर पार नहीं देखा जा सकता। बहुत सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर दें। यहाँ पे दिया गया है टोटल एरिया ऑफ टी, यहाँ पे कल्टीवेशन, मतलब कि यहाँ पे 3 राज्य दिए गए, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम। और वहाँ पे जो एरिया क्षेत्रफल दिया गया जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है, उसके बारे में दिया गया है जानकारी। और नीचे देखते हैं, कहा जा रहा है कि तीनों राज्यों के चाय की खेती का कुल क्षेत्र तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल की खेती का क्षेत्र कितने प्रतिशत अधिक है? तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल कितना ज़्यादा है? तो यहाँ पे तमिलनाडु में आप देखते हैं 16% दिखाई दे रहा है, वेस्ट बंगाल में 22% दिखाई दे रहा है। माइनस करेंगे तो देखिए 16, 4, 20, 2, 22, यानी कि 6% की अधिकता यहाँ पे हमको देखी जा रही, मतलब दिखाई दे रही है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1815 में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त हैं? अवसाद में, तनावग्रस्त मतलब टेंशन में है। हाँ, किशोर की धारणा है कि वे सभी क्षेत्र में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है। और दूसरा है, नहीं, तनाव एक सापेक्ष धारणा है, इसका सही मार्गदर्शन से प्रबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही जो तर्क दिए गए हैं ये मजबूत हैं। ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कुछ पिन धातु हैं। ये हमारे पास पिन हो गई हैं और ये धातु क्या हो गई? धातु हैं। और सभी कुछ क्लिप धातु हैं, कुछ क्लिप यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है। और वो धातु हैं। तो कुछ धातु पिन है, कुछ धातु पिन है, ये सही है। ठीक है। कुछ पिन क्लिप है, कुछ पिन क्लिप। पिन और क्लिप में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। पहला वाला ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे केवल एक निष्कर्ष का पालन करता है। अगला वाला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यदि दक्षिण पूर्व होगा, क्या है? ये वाला दक्षिण हिस्सा है, दक्षिण पूर्व होगा, यानी दक्षिण पूर्व यहाँ पे पहुंचाया है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर की ओर, उत्तर के पास कौन पहुंच जाएगा? उत्तर पश्चिम पहुंच जाएगा। तो उत्तर पश्चिम हमारा सही उत्तर है, ये इधर की ओर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन में हमको कुछ दिया गया है, देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कथन दिया गया है, अवधारणाएं दी गई हैं। संवहनीयता को प्राकृतिक संसाधनों, उदाहरण के लिए जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को नष्ट या खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने का अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अवधारणा है, हमारा जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर करता है, जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है।
और दूसरा है जैसे ही प्रत्येक निवेशक जानता है हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए और ब्याज या आय पर जीवित रहना चाहिए जो यह प्रदान करते हैं। अस्थायी रूप से जीने के लिए हमें ऐसा करने की ज़रूरत है। अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करें और अपने जैविक पर जिएं। तो इसमें केवल पहली अवधारणा जो है वो ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, दूसरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, बाकी सब अस्थायी ऊतक हैं। अस्थायी ऊतक नहीं है, ठीक है, ये स्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ओके जी, दो प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस होते हैं 10 ओम और 20 ओम के, श्रृंखला में है, श्रेणी क्रम में जो है ये ऐसे नहीं, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, और श्रृंखला में बैटरी से जुड़े हैं, ये बैटरी से जोड़ देते हैं और 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए गए हैं। इसमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। अगर इस श्रृंखला में जुड़े हैं 10 और 20 तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 30 ओम, जो इनके योगफल के बराबर होता है, सीधे योगफल के बराबर होता है 30 ओम। 6 वोल्ट की बैटरी से यानी विद्युत विभव 6 वोल्ट दिया गया है। और अगर आई के मान निकालना है तो फार्मूला होता है V बराबर आई आर होता है ये फार्मूला। तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर, V का मान है 6, R का मान है 30, 6 5 6 30, 5 मिल गया, 5 से भाग देने पर 0.2 मिल जाएगा। पहला वाला विकल्प आपका सही हो गया। पूरा डायग्राम मैंने बना के समझाया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है, निम्न में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता, पानी नहीं है? तो बाकी समय साथ में करके H2O लिखा जाता है, प्लस 2H2O 10H2O ऐसे लिखा जाता है। तो बेकिंग सोडा में ये जो है क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है, उसके साथ में नहीं लिखा जाता है। सो दोस्तों, अगला जो प्रश्न हम देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं। परीक्षा में लड़कों ने 13 औसत अंक प्राप्त किए, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 है। कुल औसत अंक 14.28 है। तो परीक्षा के कुल परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, कितने कुल बच्चे हैं, ये हमको बताना है। मान लीजिए अगर हमारा पहला विकल्प सही होता है तो 27 में से 9 निकल गए लड़के, तो कितना बचे? 18 लड़कियां बची हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से औसत देखते हैं तो 13 9 117 हो रहा है यहाँ पे अंकों का योगफल लड़कों का, प्लस 18 और यहाँ पे लड़कियों का जो संख्या है 15, तो इनका गुणा करते हैं, ठीक है, इनका औसत से। तो इनके इकाई के अंक देखते हैं, 8 पंचे हमारे पास 8 5 40, इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, ठीक है। बस इतने पे रुके रहते हैं, बाकी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत होगी तो हम देखेंगे। अब यहाँ पे कुल संख्या जो 27 है उसका कुल औसत से गुणा कराते हैं। तो 8 7 8 56, इकाई के स्थान पे 6 जा रहा है, लेकिन हालांकि दशमलव लगाए तो दशमलव के बाद वाली गिनती मिलेगी। बराबर के उस पार जो मिलेगा दशमलव के 2 अंकों के बाद वहाँ पे 8 मिल रहा है। अब यहाँ पे हम यूनिट वाले मेथड से देखते हैं कि यहाँ पे 117 या फिर यहाँ पे दशमलव हमारे पास लड़कियों वाला औसत में कुल अंकों के योग में तो दशमलव आ ही नहीं रहा है, तो कुल योग में भी दशमलव नहीं आना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऐसे 26 24 का भी चेक करेंगे तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन रहेगी, नहीं आएगा। 25 को चेक करते हैं, अगर लड़कों की संख्या 9 है तो 13 9 ये 117 होता है, क्या के स्थान पे 7 हो जाएगा, प्लस अगर 25 है तो लड़कियों की संख्या हो गई 25 में 9 घटाने पर 16 मिल जाता है लड़कियों की संख्या। तो 6 5 30, 15 से जब 16 में गुणा कराएंगे इकाई के स्थान पे 0 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे जोड़ने पे इकाई के स्थान पे 7 रहना चाहिए। दूसरे स्थान पे जाएंगे, 25 लड़कों कुल संख्या है, कुल औसत है 14.28, तो 25 8 200 यानी कि 0 हो जाएगा, यहाँ से लगे 20 हो गया, और 25 दूनी है 50, 50 20 70 का 0 यहाँ से लगे 7 हो जाएगा, 25 चौके 100 और उसमें 7 जोड़ने पर इकाई के स्थान पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इकाई के स्थान पे 7 आ रहा था, यहाँ पे दशमलव के बाद वाले में कुछ नहीं बच रहा है और इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। इस प्रकार से आप विकल्पों के जरिए चेक करके तुरंत निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। इकाई के स्थान वाला गिनती चेक करनी है, जल्दी से निकल जाएगा। और वैसे इस क्वेश्चन का जो एक्स मान करके जो हल करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा था, कठिन नहीं रहा था जल्दी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे।
यहाँ पे दिया है यजुवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यजुवेंद्र चहल चहल के नाम से जाने जाते हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं, बहुत ज़्यादा ही क्रिकेट आप खेलते ही हैं, देखते ही हैं। आगे है श्रवणीय रेंज, यानी कि जो हम सुन सकते हैं वो रेंज क्या होती है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। जो इंफ्रासोनिक होती है वही श्रवणीय रेंज होती है, यानी कि हम जो सुन सकते हैं। ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवाज़ें होती है वो हम सुन सकते हैं। इससे कम वाली जो होती है अपसर्व तरंग, और इससे ज़्यादा वाली परासर्व तरंग ही हो जाती है। ठीक है, ठीक है, उन्हीं का अंग्रेजी अनुवाद दिया गया है ये सारी चीज़ें। अगले बात, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई लंबा सा इक्वेशन दिया गया, सिंप्लीफिकेशन का है, भाग करते हैं। भाई यहाँ पे देखते हैं, पहले भाग तो भाग हो रहा है। 7 9 63 7 8 56, 7 8 56 होता है। 8 बारी जा सकता है ये, तो 8 7 56 के 6 से लगे 5, 8 कम 8 8 5 13, यानी कि 8 ही बार जा रहा है, परफेक्ट है। मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। 17 दूनी 34, 17 × 51 के 1 से लगे 5, 17 कम 17 5, 17 5 22, माइनस घटाना करेंगे। यहाँ पे 13 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 1, गुणते यहाँ पे हम एडिशन करेंगे और यहाँ पे 23 से भाग, जोड़ने के बाद भाग करेंगे। यहाँ पे कुछ न कुछ कटेगा ही, तो जोड़ते हैं। 5 2 7 हो रहा है, 6 4 10 के 0 यहाँ से लगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा 23 से। 3 9 27 होता है, ये 9 बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, 9 बार ही जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया जाएगा। तो 9 8 72, 2 यहाँ से लगे 7, 9 कम 9, 9 कम 9 7 16, 98 162। और उसके बाद यहाँ पे हमको करना होगा, ये माइनस में रह जाएगा, ये लोग जुड़ जाएंगे। 8 1 9 हो रहा है, 229 हो रहा है, उसमें से 162 को घटाया जाएगा। तो 9 में से 2 गया, 7 मिल गया, इकाई के स्थान पे 7 केवल एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है, हासिल लेंगे। 12 में से 6 गया, 6 बच जाएगा। तो हमारे पास तीसरा वाला विकल्प सही मिल जा रहा है। क्वेश्चन हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो मोजले ने किया था। मोजली लिखा है, मोजले, ठीक, मोजली ने किया था, मोस्टली लिखा है, ठीक है, जो भी किया था, जिन्होंने भी किया था बहुत बेहतरीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा पर्याप्त है? प्रश्न है x का मान बताना है। क्या आपको पहले वाले समीकरण से काम हो जाएगा? बिल्कुल, केवल पहला ही पर्याप्त है, दूसरे की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लस का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ जोड़ हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो जोड़ का अर्थ यहाँ पे भाग हो रहा है, 36 में 6 से भाग करें तो 6 मिलेगा, जोड़ का अर्थ, और यहाँ पे जोड़ का अर्थ भाग हो रहा है, फिर 6 में भाग कर रहे हैं, 6 से 1 मिल जा रहा है, और गुणे का अर्थ जोड़ होता है, यानी प्लस 12 कर देंगे, 12 1 13 हो जा रहा है। तो दूसरा वाला विकल्प सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित समारोह में किसने नवकालो पर्व पर 1,000 रुपये और 10,000 रुपये की स्मृति सिक्के जारी किए हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ने ये सिक्के जारी किए हैं, 1,000 रुपये और 10 रुपये के। क्या भयानक बात है, 1,000 का सिक्का अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है। साइन 60 का जो मान होता है, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, इसका वर्ग हो गया, प्लस कॉस 30 का मान भी सेम टू सेम √3/2 ही होता है, स्क्वायर हो गया, प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर हो गया, प्लस 60 का मान जो होता है वो कॉस 60 के बराबर होता है, और कॉस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 2, तो 1/2 तो उलट के हो जाएगा 2, यानी 2 का वर्ग हो जाएगा। कुल मिला के आपको ये याद रखने के तरीके हैं, आप जैसा भी याद कर सके, मैंने तो ऐसे ही याद करके रखा है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/4, और यहाँ हो जाएगा 3/4, 4 4 बराबर 3 3 6 हो जाएगा, 6/4 टोटली मिल रहा है, और यहाँ पे हो जा रहा है +5, तो यहाँ पे काट करके हो जाएगा 3/2, तो 3/2 + 5, 5 2 नहीं है 10, 10 3 13, 13/2, यानी कि दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो गया। वैल्यूज रखनी है, निकाल देना है, और यहाँ पे एक पुराना सा
हमें दिया गया है करंट अफेयर। क्या दिया गया, भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन जीने के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया था? हर्षवर्धन जी ने किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया? अनुकृतवास को। ये भी पुराना ही करंट अफेयर है। इसमें कितने वर्ग हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पे कोई ट्रिक होती है, लेकिन चलिए बात को समझते हैं। यहाँ पे अगर बड़े वर्ग की बात करेंगे तो 1, 2 और बीच में 3 हो जा रहा है। 3 हो गए, ओके, 3 ये हो गए। और छोटे छोटे वर्ग की बात करेंगे 1, 2, 3 और ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और 9 हो गया। और 9 9 सेम टू सेम वहाँ पे 9 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 3 21। ये ही बेहतर, मतलब यही सही है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा दे, बाकी सब आयत हो जाएंगे। तो 21 हमारा सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन में। कह रहे हैं एक आयत की लंबाई में और चौड़ाई में 8% की और 12% की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो इसके लिए आपको वो जो फार्मूला यूज़ करना है वो कई जगह पे यूज़ होता है। भाई फार्मूला क्या है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणते, मतलब एक्स और वाई के गुणनफल बटे 100 करना होता है। अभी यहाँ पे देखिए ये +8 है तो 8 प्लस में और 12 भी प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस में हो जाएगा और 12 भी प्लस में हो जाएगा। प्लस 12 8 96 यहाँ पे रखा जाएगा और बटे 100 किया जाएगा। तो 12 8 20 हो रहा है, तो यहाँ पे 20 हो गया। यहाँ पे भाग देने में 0.96 आ जाएगा, तो 96 ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को मतलब ये जो मिला है यही अपना सही आंसर होगा। अब यही सेम फार्मूला कई जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कथन और अवधारणा दी गई है। क्या दिया गया है कि अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही हैं। रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। वह चाहती है कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखें। ये तो सही है। वह चाहती है कि वो अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहे। ये भी सही है। दोनों ही अंतर नहीं रहे, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। समय के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की फेंकी गई एक गेंद का वेग क्या होता जाता है? वो कम होता जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक नकारात्मक, ऊर्ध्वमुखी नकारात्मक होता है यानी कि कम होता जाता है। ठीक है, और अधोमुखी सकारात्मक। यहाँ पे आंसर को थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रखा है, एक ही ऑप्शन दो बार आ गया है, इस वजह से। सो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि 686 रुपए को 4 भागों में बांटना है, जिनका अनुपात ये दिया गया है, तो पहला भाग क्या होगा ये हमको बताना है। ये अनुपात बटे में दिए हैं, इनको हमको सरल करना है। तो हमको जो भी हर में मिल जाता है उनका एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया। 6 से सभी में हम गुणा कर लेंगे। तो 6 में हम ऊपर वाले में गुणा करते हैं तो 6 का नम 6 हो जाएगा। हालांकि 2 से भाग करके क्या हो जाएगा? 3 बचेगा। अनुपात है, यहाँ पे जब ऊपर 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 गुणते 2 3 6 हो जाएगा। 6 2 नहीं 12 हो जाएगा। लेकिन 12 को जब 3 से भाग करेंगे तो 4 मिल जाएगा। तो 4 मिल जाएगा। अनुपात है 6 3 18 यहाँ पे हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात हमको मिल चुका है। अब हमको इसको बांटना है, किसको? 686 को। तो हमको यहाँ पे अनुपात का योगफल करना होगा। 8 4 12 12 4 16 16 3 19 का 9 हासिल लगे 1 2 1 3 1 4 49 मिल गया। गुणा करेंगे हम 3 से, क्योंकि हमको पहला भाग निकालना था। तो 7 से 49 होता है। 7 से इसे काटेंगे, 7 9 63 बचेगा कितना? 5 7 8 56। 7 से फिर से काटेंगे, 7 1 7 7 चौके 28 14 14 9 28 14 1 42, यानी कि दूसरा विकल्प हमें मिल चुका है सही उत्तर के रूप में। सो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? दिए गए पाई चार्ट में भारत में मोबाइल उत्पादन के बारे में दर्शाता है। तो यहाँ पे कुल उत्पादित 12,40,000 यूनिट्स हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे DEF कंपनी द्वारा देखें, DEF यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5% का मतलब उत्पादन करता है। DEF द्वारा कितनी यूनिट उत्पादित की जा रही है? तो यहाँ पे 12,40,000। ठीक है, इसका 5% हम निकाल लेते हैं और यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2 जीरो पीछे लग जाएंगे, 5 चौके 20 की और जीरो लग जाएगा,
3 जीरो हो गए, यहाँ से लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 यहाँ से लगे 1 और 5 एकम 5, 1 6, 62। तो यहाँ पे 62,000 हमारा सी वाला बी वाला विकल्प सही हो गया, दूसरा विकल्प सही हो गया। आगे वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वह बिंदु जहाँ पे वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। ठीक है, जहाँ पे संपूर्ण भार कार्य करता है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाता है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं सलोनी कितना है 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी यदि उसकी चाल इतनी दी गई है। तो समय हमसे पूछ रहा था, समय बराबर जो होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमने लिख ली 450 और चाल हमने लिख लिया 20। अब 20 जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 हमने ऊपर भेज दिया, 1 जीरो काट दिया, 5 से काट दिया, 5 9 45 हो गया, 2 से काट दिया यहाँ पे 9 हो गया, 9 9 81 सेकंड का हमें समय लग गया है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा वाले हैं तो भारी द्रव्यमान क्या होगा, कम आवेग वाला, कम गति वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इसका सही नहीं थे। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 50,000 की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे देना होगा और ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और यहाँ पे ब्याज तिमाही हो रहा हो। तो भाई 50,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 50,000 हमने लिख लिया और यहाँ पे 1 प्लस आर मान देखिए यहाँ पे वार्षिक दर दी गई है और ब्याज तिमाही दिए हैं। तो कितने 12 महीने में कितने तिमाही होते हैं, तो 4 तिमाही होती है, इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 यानी कि 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 हमने ऊपर लिख लिया बटे 100 कर लिया और घाते कितने लगा देंगे, 6 महीने की बात कर रहे हैं यानी 2 तिमाही की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे घाते 2 लगा देते हैं। तो 100 का नाम 100 103 क्या हो जाएगा हमारे पास 103 बटे 100 की घाते 2 यानी कि 2 बार आ जाएगा 103 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा। 2 जीरो हमारे जो हो रहे हैं ये पूरे पूरे कट जाएंगे और हम इकाई के स्थान हम खोजते हैं 3 3 9 और हम नहीं मिलेगा इकाई का स्थान, इकाई का स्थान नहीं मिलेगा। अब हमको यहाँ पे इकाई के स्थान पे सब जगह तो 5 ही 5 दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ पे गुणा ही कराना पड़ेगा। 103 का वर्ग करते हैं तो 103 तिहाइयाँ हो जाएगा, 103 तिहाइयाँ हो जाएगा 309 यानी कि 9 और 309 हो रहा था, यहाँ कहीं हासिल लगे 3, 103 तिहाइयाँ 0, 103 जीरो में 0 उसमें 30 जोड़ेंगे तो 30 हासिल 0 लिख दिए 3 हासिल हो जाएगा और 103 91 103 और उसमें 3 जब जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमको यहाँ पे गुणा थोड़ा सा आसान मिल गया, इस वजह से कर लिया हमने। और 5 9 45 हो रहा है, इकाई के स्थान में 45 5 9 45 होना चाहिए यानी कि डी वाला विकल्प हम जा रहे हैं, ये हमारे लिए सही उत्तर हो गया। अगले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। 5 से 7% एसिटिक एसिड क्या कहा जाता है, तो ये सिरके में एसिटिक एसिड होता है 5 से 7% में जब होता है तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी कौन सी है, वोल्गा। ठीक है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कौन सा जानवर मुकुलन, ठीक है, मुकुलन द्वारा क्या कर रहे हैं, पुनर्उत्पादित करता है, नए जीवों को उत्पन्न करता है। तो ये हाइड्रा करता है। ठीक है, हाइड्रा नए जीवों को उत्पादन मुकुलन द्वारा करता है। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो हम देख पाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पुस्तक को 25.65 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, 31.5 रुपए में बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो बात को समझेंगे कि हमारे पास जो 25.65 रुपए है 5% हानि के बराबर अगर हम कहेंगे तो 95% के बराबर है। और अगर हम यहाँ पे 31.05 रुपए के बराबर लाना चाहें तो हम 95 बटे 25.65 करेंगे और गुणा कर देंगे अपन यहाँ पे 31.05 से, दशमलव हटा देंगे और इनको काट करके हम छोटा करेंगे। 5 से इसको काटते हैं। ठीक है, 5 से काटते हैं इसको, 5 से कम 5, 5 9 45, 19 5 95 होता है। 5 से काटेंगे 5 5 25, 5 से कम 5, 5 3 15। अब ये गिनतियाँ 3 से कटेंगे, 3 से कम 3, ये 10 एक नहीं कटेगा तो 0 लेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद 3 3 9, 3 5 15 और 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 7 21 और 3 1 9 3, 3 से फिर से काट रहे हैं, ये 9 से काट दें, 3 से ही काट लेते हैं या फिर 9 से काट, 9 1 9 और फिर बचेगा 1 और 9 1 9 बचेगा कितना, 1 4 बज रहा है, 9 5 45, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 9 1 9 बचेगा 8, 9 9 81, 19 से 19 कट जाएगा, 115 मिल रहा है। 115% के बराबर ये हमारा मिल रहा है जो धनराशि है।
अगर ये 115% के बराबर है तो 15% का यहाँ पे लाभ हो रहा है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, कहा जा रहा है चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में इस तारीख को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 8वां जो बनाया है तो 25 जनवरी को, हर बार 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कहा जा रहा है कि ये जो संख्या दी गई है, दिए गए विकल्पों में x के स्थान पे क्या चुना जाए कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 से विभाजित होने के लिए हमको चाहिए कि गिनती 2 गुणित 3, मतलब 2 से भी और 3 से भी, दोनों से भी कट जाने वाली गिनतियाँ 6 से कट जाती हैं। तो 2 से विभाजन का नियम है, इकाई के स्थान पर सम संख्या होना। तो यह सम संख्या है तो ये 2 से तो कट रही है, बस हमको 3 से कटने वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम जो अंक है उसमें हम क्या करेंगे कि चेक कर लेंगे कि ऐसे क्या रख दें कि 3 से कट जाए। तो अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अब देखिए 9 तो 3 से कट रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 8, 7, 15 होता है उसको भी छोड़ देते हैं। 4, 5, 9 होता है उसको भी छोड़ देते हैं। इकाई के स्थान, इस जो x के स्थान 3 से कटने वाली कोई गिनती रखेंगे तो हमारा उत्तर सही होगा। देखिए 3 से कटने का नियम आप समझ लीजिए। अंकों का पूरा योगफल, अंकों का जो अभी आपको मिला है पूरा योगफल आप 3 से काटें, या फिर जो गिनती 9 से कट रही है उसको हम छोड़कर बाकी गिनतियाँ जोड़ लेते हैं ना। 8, 7, 15 होता है, ये भी 3 से कट रहा है तो उसको भी छोड़ देते हैं। और 4, 5, 9 हो रहा है, ये भी 3 से कट रहा है उसको भी छोड़ देते हैं। इकाई के स्थान पे कोई भी गिनती रखो जो 3 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल 3 ही जो मिल रहा है वो 3 से ही कटता है, तो यहाँ पे 3 ही अपना सही आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न केस में किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि अंडर रूट में जिसका मिलेगा, जिसका पूरी तरीके से क्या कहते हैं कि वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, जिसका वर्गमूल पूरी तरीके से नहीं निकल पाएगा उसके बारे में। अब यहाँ पे देख रहे हैं सबकी जगह पे इकाई के स्थान पे इकाई उदाहरण मतलब 25 है। इसका मतलब ये हमेशा अंक जो गिनतियाँ होंगी ये 5 मतलब 5, 15, 35 यही से, मतलब 15, 25, 35, 45 इन्हीं सबका वर्ग हैं ये, मतलब। तो क्योंकि हमने जो इकाई के स्थान पर अगर 5 होता है उनका वर्ग करने वाला स्कीम पढ़ा है क्या कि 5 का वर्ग तो अपना 25 लग लो। अब इसमें अगर 1 है तो 1 बढ़ा के 1 दुख के 2 कर लो, ये होता है 15 का वर्ग कह सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे 2 होता है तो 2 में गुणा करो, 2 3 6, ये 25 का वर्ग 625 हो गया। अगर यहाँ पे आपके पास 3 हो तो 3 में गुणा कर दो, उससे बढ़ा के 4 से, 3 चौके 12, ये होगा 35 का वर्ग। सिंपल सी बात है, यही प्रोसीजर अपनाना है और इसमें चेक करना है कि कौन से किसी का वर्ग हो सकता है। जैसे कि हम लास्ट वाली गिनती लेते हैं, 11 दम 110 होता है, ठीक है। 11 गुणते 10, ये लगातार गिनतियाँ होनी चाहिए, लगातार गिनतियाँ होनी चाहिए। तो ये किसका वर्ग है, ये 10 और 5 मतलब 105 का वर्ग है। ये बात समझ रहे हैं, ये 105 का वर्ग है। अब यहाँ पे जो 30 मिला है, अब देखेंगे 30, 35 मिला है। अगर आप यहाँ पे करेंगे क्या, 5 छंग 30 होता है, 5 छंग 30 होता है, 5 गुणते 6। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी गिनती है ये वाली गिनती, ये क्या होगा 5 और 5 55 का वर्ग है। 5 का हो गया 25 और ये 5 में 6 से गुणा करके 5 छंग 30 लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे होगा। अब यहाँ पे 90 जो है वो 10 9 90 होता है, 10 9 90 होता है, यानी कि 9 5 95 का ये वर्ग है। अब यहाँ पे जो 60 होता है, किन्हीं भी 2 गिनतियों, बस 4 विकल्प तो हो चुके हैं, अब यही अकेले बचा है जो किसी का वर्ग नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप 60 भी चेक कर लेंगे, या फिर आप ऐसा अगर आपको याद नहीं आ पाता तो वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल सिंपल से, ठीक है। फैक्टराइजेशन वाला कर सकते हैं और यहाँ पे ये वाला 60 ऐसे वाला करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, इससे ज़्यादा न जाए, 7 7 49, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49 रखेंगे, ऐसा करके आप निकाल सकते हैं, आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस में जैसे कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन, नाइट्रोजन वगैरह भरी जाती हैं। तो यहाँ पे हमको नाइट्रोजन मिल रहा है विकल्प में, तो ये रखेंगे। ऑक्सीजन और क्लोरीन और हाइड्रोजन ये सब क्रियाशील गैसें होती है, इनको नहीं भरा जाता है, ठीक है। तो निष्क्रिय गैस कौन है, नाइट्रोजन यहाँ पे भरी जाती है, फिर आर्गन वगैरह भरी जाती है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो
हालांकि जी करंट अफेयर का है, लेकिन ये पुराना मतलब उस समय का है। तो निम्नलिखित में से एकमात्र देश कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है? तो भारत ही ऐसा देश है जो 4 बार विजयी हुआ है अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में, ठीक है, अंडर 90 याद रखिएगा। करंट अफेयर नहीं है तो ये जीएस का क्वेश्चन कह सकते हो आप है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके निर्माण के लिए किन आकृतियों का प्रयोग किया गया है? तो गोला, हाँ इसका प्रयोग किया गया है। त्रिभुज, इसको तो नहीं दिखाई दे रहा, ये हाँ इसका प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किया गया। तो ए, सी और डी इन तीनों का प्रयोग किया गया है। अब देख सकते हैं सी डी ए दिया गया है, यही हमारा सही है, बाकियों को बात ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय का योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्न में से कौन सा आयोजन किया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो विदेश में रह रहे हैं लोगों से मतलब उनके सम्मान में। सो दोस्तों अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन ये होता है, मेन रूप से यही होता है जो शारीरिक बदलाव लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देश में महत्वपूर्ण समस्याओं को समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाली भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया विस्तृत परामर्श प्रोग्राम क्या है? लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया ये आईटी और मशीन लर्निंग से संबंधित विशेष प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन मिल जाता है, देखते हैं कि क्या है। कोई भी गिलास पैडल नहीं है, कोई भी गिलास जो है वो पैडल नहीं है। ये गिलास ले लेते हैं, ठीक है, जी से लिख लेते हैं। सभी पैडल ब्रेक है, सभी पैडल क्या है? ब्रेक हैं। तो सभी ब्रेक पैडल है, सभी ब्रेक पैडल बिल्कुल नहीं है, कुछ ब्रेक पैडल है, ये सही है। कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है, कोई भी ब्रेक गिलास नहीं है, ये लग तो सही रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, तो इसको हमको नहीं सही मानना है। तो केवल 2 वाला हमारा सही है, केवल 2 निष्कर्ष निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे और अगले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। कहा गया है कि रासायनिक अपक्रिया में जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसमें से उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। ऊष्मशोषी किसे कहा जाता है? जिसमें ऊष्मा सोखी जाती है। दहन किसे कहा जाता है? जब ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन करता है तो नॉर्मली दहन होता है, ठीक है। विस्थापन क्या है? एक को हटाकर दूसरी जगह पे बैठ जाना, वो विस्थापन कहलाती है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि अगली संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। 16 के बाद 18 हो रहा है, यानी कि हमें 2 जोड़ा जा रहा है। 18 4 22 हो रहा है, 22 2 24, 24 4 28। तो सिंपली ये 2 और 8 जोड़ा यहाँ पे, फिर 2 फिर 4 जोड़ेंगे, 30 4 34 हो रहा है। थर्ड वाला विकल्प सही है। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे कि यहाँ पे 2018 का करंट अफेयर है। तो सबसे अच्छी झांकी जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के परेड में थी, जिसका पुरस्कार किस राज्य को मिला है? रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो वो महाराष्ट्र राज्य को मिला था। अगला और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक लंबा सा क्वेश्चन सा दिखाई दे रहा है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे a³ + b³ + 3ab, और कोष्टक में a + b होना चाहिए, -1 दिया गया है और वो नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि ये a है और ये b है। अगर यहाँ पे हम प्लस करके उसको लिखते हैं तो इन दोनों का योगफल क्या दिखाई दे रहा है? आपको 1 दिखाई दे रहा है। 1 होने की वजह से ही तो यहाँ पे वो गायब हो गया और उसका गुणा करने पर यही सेम टू सेम गिनती मिल गई है। अच्छा, तो अगर इनको हल किया जाएगा तो ये क्या होगा? ये a + b का होल क्यूब है और इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। 1 का क्यूब करेंगे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा और -1 दिया गया साथ में, तो -1 करके क्या हो जाएगा? आखिर में 0 हो जाएगा। तो हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया, 0। तो इसी के साथ ये पूरा सेट समाप्त होता है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।